नमस्कार। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ऊपर से देखने पर तो ये एक सामान्य कानूनी आदेश लगता है, पर असल में ये पूरे देश की न्याय व्यवस्था की एक तरह से जांच पड़ताल है। जी। यह आदेश सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले से जुड़ा है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि गिरफ्तारी और जमानत को लेकर जो बड़े बड़े नियम बनाए गए थे, उनका जमीन पर असल में हो क्या रहा है। और ये मामला इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही गिरफ्तारी और जमानत पर बहुत साफ दिशा निर्देश दिए थे। हाँ, दिए तो थे। मकसद था कि भाई छोटे मोटे सजा वाले मामलों में लोगों को बेवजह गिरफ्तार न किया जाए, जेलें न भरी जाएं। अब 2 साल बाद कोर्ट वापस आकर पूछ रहा है, हमने जो कहा था उसका क्या हुआ। तो ये सिर्फ एक आदेश नहीं, ये एक तरह से पूरे सिस्टम का फॉलो अप है और इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। और ये दस्तावेज तो जैसे हर राज्य और हाईकोर्ट का कच्चा चिट्ठा खोलता है। हम हर एक राज्य की बात तो शायद न कर पाएं, लेकिन जो एक पैटर्न दिख रहा है वो काफी कुछ कहता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या से, जो लगभग हर पन्ने पर दिखाई देती है, गिरफ्तारी के नियम। तो एक बार फिर वही पुरानी बहस, सीआरपीसी की धारा 41A और अरनेश कुमार मामले के दिशा निर्देश, जिन पर सालों से बात हो रही है। नियम तो सीधा सा है कि अगर किसी अपराध में सजा 7 साल से कम है तो पुलिस सीधे गिरफ्तार करने के बजाय पहले नोटिस देगी। लेकिन इस दस्तावेज को पढ़कर लगता है कि ये बात आज भी कई जगहों पर सिर्फ कागज पर ही है। हाँ, और सबसे अजीब बात कई राज्यों के जवाबों में छिपा हुआ विरोधाभास है। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? आप गुजरात, झारखंड, पंजाब को ही देख लीजिए। उनके हलफनामों में एक तरफ लिखा है कि हम धारा 41A के नियमों का 100% पालन कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर उसी रिपोर्ट में आगे जाकर वो ये भी बताते हैं कि निचली अदालतों ने कई लोगों को जमानत इस आधार पर दी क्योंकि पुलिस ने धारा 41A का पालन नहीं किया था। 1 मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब एक ही रिपोर्ट कह रही है कि हम नियम का पालन भी कर रहे हैं और नियम तोड़ भी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। कोर्ट ने इसी विरोधाभास पर उंगली रखी और कहा है कि ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। इससे साफ पता चलता है कि जमीनी हकीकत और सरकारी फाइलों में दर्ज जानकारी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। कोर्ट अब इसी खाई को पाटने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कोर्ट कह रहा है कि हमें असली तस्वीर दिखाइए, सिर्फ खाना पूर्ति मत कीजिए। बिल्कुल। तो ये तो हुई गिरफ्तारी के नियमों की बात, जो न्याय प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है। लेकिन इस दस्तावेज में एक और परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है, उन लोगों की जो ये पहली सीढ़ी पार तो कर लेते हैं, यानी उन्हें जमानत मिल जाती है, पर फिर भी जेल से बाहर नहीं आ पाते। ये इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। जमानत मिलने का मतलब आज़ादी नहीं है अगर आप उसकी शर्तें पूरी नहीं कर सकते, और शर्तें होती हैं मुचलका या बॉन्ड भरना। मुचलका, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? कई लोग इस शब्द को सुनते तो हैं, पर इसका असली मतलब शायद नहीं जानते। बिल्कुल। मुचलका मतलब एक तरह की गारंटी। या तो आप कुछ पैसे जमा करते हैं या फिर कोई ऐसा जामिन मतलब गारंटर पेश करते हैं जो अदालत को ये भरोसा दिलाए कि आप सुनवाई के लिए वापस आएंगे। अच्छा। अब सोचिए, अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है या शहर में उसका कोई जानने वाला नहीं है जो उसकी गारंटी ले सके, तो जमानत का आदेश उसके लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर काफी सख्त दिख रहा है। दस्तावेज में बार बार 2022 के फैसले के कुछ पैराग्राफ्स का जिक्र है, जिनमें कोर्ट ने ऐसी स्थिति से निपटने के निर्देश दिए थे। अब कोर्ट हर हाई कोर्ट से पूछ रहा है कि उन्होंने ऐसे कितने कैदियों की पहचान की है। हाँ, और कुछ आंकड़े सामने भी आए हैं। जैसे मेघालय ने बताया कि उनके यहाँ ऐसे करीब 42 कैदी हैं। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, सभी हाई कोर्टों से ये सवाल पूछा गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात एक और सवाल के जवाब में छिपी है। कोर्ट ने पूछा कि सीआरपीसी की धारा 440 के तहत कितने आवेदन आए। ये धारा अदालत को अधिकार देती है कि वो बॉन्ड की रकम को कम कर सके। और जवाब क्या मिला? कई जिलों से जवाब आया 0, 0। 0? हाँ, 0। इसका मतलब है कि कैदियों की मदद के लिए एक कानूनी रास्ता मौजूद है, लेकिन या तो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, या कैदियों को इसके बारे में पता नहीं है, या फिर सिस्टम उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। मतलब न्याय का पहिया घूम तो रहा है, लेकिन आखिरी मंजिल से ठीक पहले आकर अटक जाता है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि कोर्ट सिर्फ समस्याओं की लिस्ट नहीं बना रहा,
इस दस्तावेज को पढ़कर लगता है कि वो पूरे सिस्टम में कुछ बड़े बदलावों की नींव रखना चाहता है। सिर्फ नियमों का पालन करवाना ही काफी नहीं है, शायद पूरे ढांचे को ही सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसके 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला है विशेष अदालतें। विशेष अदालतें। हाँ, कोर्ट लगभग हर राज्य से पूछ रहा है कि आपने कितनी स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं, कितनी और चाहिए, और जो हैं भी उनमें जज क्यों नहीं हैं। ये दिखाता है कि मामलों के निपटारे में हो रही देरी को लेकर कोर्ट बहुत गंभीर है। और दूसरा संकेत? दूसरा है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कोर्ट ने साफ कहा है कि सत्येंद्र अंतिल और सिद्धार्थ जैसे मामलों में दिए गए फैसलों को देश की सभी न्यायिक अकादमियों के सिलेबस में शामिल किया जाए। अच्छा, ये तो जजों के लिए हुआ। सिर्फ जजों के लिए नहीं, बल्कि सरकारी वकीलों को भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अदालत में कानून की सही व्याख्या करें, ना कि हर जमानत का आंख बंद करके विरोध करें। ये तो हुए प्रक्रिया को सुधारने के उपाय। लेकिन क्या कोई और भी बड़ा कदम है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? हाँ, और वो है तीसरा और शायद सबसे बड़ा संकेत। कोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आप यूनाइटेड किंगडम के बेल एक्ट की तरह भारत में भी एक नया अलग जमानत कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं? अरे वाह, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दिखाता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि मौजूदा कानूनों में जो पैबंद लगाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। हाँ। एक पूरी तरह से नए स्पष्ट कानून की जरूरत है। और इसी जवाबदेही की कवायद में मुझे जो बात सबसे हैरान करने वाली लगी वो महाराष्ट्र का मामला है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि वो इकलौता राज्य है जिसने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। हाँ, ये वाकई अजीब है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट पूरे देश से हिसाब मांग रहा है, तब एक राज्य ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। ये तो सिस्टम के प्रति एक तरह की बेपरवाही दिखाता है। सही कहा। उन्हें अब 8 हफ्ते का समय दिया गया है, लेकिन इस पूरे कानूनी बहस के बीच इस दस्तावेज के आखिर में एक बहुत ही ठोस और जमीनी चीज है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी SOP। हाँ, और ये SOP उन गरीब कैदियों के लिए है जो जमानत का पैसा ना होने की वजह से जेल में है। ये सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है, इसमें बाकायदा एक पूरा प्लान दिया गया है। ये वाकई एक बड़ा कदम है। इस SOP के तहत हर जिले में एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। एम्पावर्ड कमेटी? जी, और इस कमेटी में सिर्फ जज ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी DLSA के सचिव और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी होंगे। मतलब प्रशासन और पुलिस को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया गया है। लेकिन समितियां तो पहले भी बहुत बनी हैं। इस एम्पावर्ड कमेटी में ऐसा क्या खास है कि ये वाकई कोई बदलाव ला पाएगी? क्या इसके पास कोई असली शक्ति है? इसके पास 2 असली शक्तियां हैं, पैसा और प्रक्रिया। पैसा? हाँ, ये कमेटी किसी गरीब कैदी को जमानत के लिए 40,000 रुपए तक और जुर्माना भरने के लिए 25,000 रुपए तक की वित्तीय मदद दे सकती है। ये पैसा सरकार देगी। मतलब अब किसी की आजादी 40,000 रुपए की वजह से नहीं रुकेगी। कागज पर तो ये एक क्रांतिकारी कदम लगता है। और प्रक्रिया की बात जो आपने कही, क्या कैदी को इसके लिए अर्जी देनी होगी, जो कि वो खुद एक मुश्किल काम है? नहीं, और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। प्रक्रिया को प्रोएक्टिव बनाया गया है, मतलब सक्रिय। अगर जमानत मिलने के 7 दिन के अंदर कोई कैदी रिहा नहीं होता तो जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वो DLSA को इसकी सूचना दे। अच्छा। फिर DLSA खुद मामले की जांच करके उसे कमेटी के सामने रखेगा। मतलब सिस्टम खुद उस कैदी तक पहुंचेगा। कैदी को सिस्टम तक आने का इंतजार नहीं करना होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच भी है। ये सुविधा कुछ गंभीर अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार या UAPA के आरोपियों को नहीं मिलेगी। फिर भी ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, एक ठोस समाधान जिसमें फंड भी है और एक तय प्रक्रिया भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो सार ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ फैसले सुनाकर रुकने के मूड में नहीं है। वो एक मैनेजर की भूमिका में आ गया है, जो जमीन पर अपने निर्देशों के अमल की निगरानी कर रहा है। हर राज्य और हर हाई कोर्ट से जवाबदेही तय की जा रही है। और इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने का तरीका भी काफी आधुनिक है। कोर्ट ने एक अलग ईमेल ID बनाने की इजाजत दी है, ताकि लगभग 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 25 हाई कोर्ट वो सब आसानी से अपने दस्तावेज जमा कर सकें। हाँ, छोटी बात है पर जरूरी है। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर काम को सुचारू बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये भी साफ है कि ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। कोर्ट ने सुनवाई को कई हिस्सों में बांट दिया है। 7 मई को पहले 10 राज्यों की बारी आएगी, फिर बाकियों की। एक व्यवस्थित तरीका। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है इतने बड़े काम को अंजाम देने का। ये दिखाता है कि कोर्ट इस मुद्दे को उसकी पूरी गंभीरता के साथ ले रहा है। तो अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब देश की सबसे बड़ी अदालत को बार बार ये पूछना पड़े कि गिरफ्तारी और जमानत जैसे बुनियादी नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा, तो ये हमारी व्यवस्था की जमीनी हकीकत के बारे में क्या कहता है?
और ये जो नई SOP बनी है, जो कागज पर इतनी अच्छी लग रही है, क्या ये वाकई उन अनगिनत गरीब कैदियों तक पहुंच पाएगी जिन्हें शायद अपने अधिकारों के बारे में ठीक से पता भी नहीं है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।